कालीबंगा है, ठीक है। एक तुम्हारा भाई प्रश्न पूछा 7वें चरण का उद्घाटन किसने किया, किसी ने नहीं किया अभी, वहां पे कोई उद्घाटन होता ही नहीं है ना। लास्ट उद्घाटन केवल 30 मार्च 1949 को हुआ एकीकरण में, उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से आगे क्या वो देखो कि एक तो तुमने लिखा है कि कालीबंगा हमारे आज से कितनी पुरानी है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व क्या है, प्राचीन है। और इसके अलावा तुम्हें यह भी पता है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, और गग्गर ऑप्शन में नहीं हो तो, या सरस्वती भी नहीं हो तो, हाँ ध्यान रखना, गग्गर का सबसे पुराना नाम जो है वो क्या है, दृश्यवती। और दृश्यवती नदी किनारे जो सभ्यता है वो कौन सी है, तो कौन सी हमारे लिए, कालीबंगा है। अब कालीबंगा का कल तुमने आकृति बताया था मेरे को, कौन सा है, समानांतर चतुर्भुज प्रकार की आकृति है, किसकी, कालीबंगा की। अब कालीबंगा के बारे में पढ़ना क्या है वो देखो कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में ऐसा कि इसकी लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो भी अपने को शायद लिख दिया था, हनुमानगढ़, ठीक है। अब एक इतिहासकार ऐसा है जिसने इस सभ्यता की क्या की है, देखो ये सभ्यता ऐसी नहीं है कि अपन कहीं घूमने गए तो सड़क के इस किनारे मिल गई या उस किनारे, नहीं, ये सभ्यता जमीन के नीचे दफन है, इसे जमीन से खोदकर क्या निकालना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा। तो एक इतिहासकार इस सभ्यता की खोज करता है, और इस सभ्यता की खोज 1952 के अंदर, इस सभ्यता की खोज 1952 के अंदर किस इतिहासकार ने की थी, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष ने हमारी किस सभ्यता का पता लगाया, कालीबंगा का। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में और क्या पढ़ना है वो देखो कि इसने खोज तो लिया है लेकिन साक्ष्य तो अभी जमीन के नीचे दफन है। तो कुछ बड़े इतिहासकार इस स्थल का क्या करेंगे, उत्खनन का मीनिंग है खुदाई कार्य, की जमीन से खोदकर इनके अवशेष निकालेंगे, उनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो इसका उत्खनन जो है वो कब से स्टार्ट होता है, 1961 से। और 1961 से इसका उत्खनन 3 इतिहासकारों के नेतृत्व में, एक का नाम क्या है, बीबी लाल, एक आदमी का नाम क्या बताओगे, बीके थापर, और एक इतिहासकार का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, तो आदमी का नाम क्या बताना, एमडी खरे। तो लाल, थापर और खरे, ये 3 इतिहासकार इस स्थल का क्या करते हैं, अब खोजा अमलानंद घोष ने, उत्खनन करने वाले 3 लोग ये है। अब यहां से आगे क्या है कि वो पहला आदमी कौन था जिसने हमारी कालीबंगा सभ्यता के ऊपर सबसे पहले क्या किया था, लिखा था। तो इस सभ्यता के ऊपर लिखने वाला पहला इतिहासकार कौन है, तो आप बताओगे कि हमारी कालीबंगा सभ्यता के ऊपर लिखने वाला ही पहला इतिहासकार जो है, उस इतिहासकार का नाम तुम लोग क्या बताओगे, एलपी टेसीटोरी। और ये आदमी तुम्हारे काम भी आता है, तुम शायद जब भाषाओं का अध्ययन करोगे तो ये राजस्थान की बहुत सारी प्राचीन भाषाओं का अध्ययन भी करता है, कौन सा आदमी, और एलपी टेसीटोरी ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले हमारी किस सभ्यता पे लेख लिखा है, कालीबंगा। और कालीबंगा का खोज करता 1952 के अंदर कौन है, अमलानंद घोष। इसका उत्खनन 1961 के अंदर बीबी लाल, बीके थापर और किसने किया, एमडी खरे ने किया। तो पहले कुछ लिखो देखें, लिखो खोज करता 1952, खोज करता 1952 अमलानंद घोष, खोज करता 1952 अमलानंद घोष, खोज करता 1952 अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। नेक्स्ट लिखो, लिखो उत्खनन करता, लिखो उत्खनन करता, लिखो उत्खनन करता, लिखो 1961, लिखो बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर व एमडी खरे, बीबी लाल, बीके थापर व एमडी खरे। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस सभ्यता पर, नेक्स्ट लिखो इस सभ्यता पर सर्वप्रथम, इस सभ्यता पर सर्वप्रथम लेख लिखने वाले इतिहासकार, इस सभ्यता पर सर्वप्रथम लेख लिखने वाले इतिहासकार, लेख लिखने वाले इतिहासकार एलपी टेसीटोरी, इटली का आदमी था ये ना, लिखो इस सभ्यता पर लेख लिखने वाला पहला इतिहासकार एलपी टेसीटोरी था, लेख लिखने वाला पहला इतिहासकार एलपी टेसीटोरी था। लेख लिखने वाला पहला इतिहासकार कौन था, एलपी टेसीटोरी। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक सबने, ठीक है। अब यहां से आगे हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो कि अभी हमें यूं समझना है
कि हम सब लोग जो हैं इतिहास वाले मास्टरों के साथ कहाँ गए हैं कालीबंगा, और हम कालीबंगा में घूम रहे हैं, हम लोग जो समझना है, ठीक है। अब यहाँ से काम की बात आगे क्या है कि ये सभ्यता कोई ऐसे जमीन पे पड़ी हुई नहीं मिली, ये सभ्यता जमीन के नीचे दफन है और जमीन से खोद करके क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग भी इतिहास वाले मास्टरों के साथ घूम रहे हैं और जो खुदाई करने के जितने भी आइटम होते हैं वो इतिहास वाले लेके कहाँ पहुंच गए, वो गेतीन, पावड़ान, तगारिम, जेसीबी वगैरह, ठीक है। और हम भी उनके पीछे पीछे कहाँ घूम रहे हैं, कालीबंगा। और हम इतिहास वाले मास्टरों के साथ कहाँ घूम रहे हैं, कालीबंगा। और कालीबंगा के किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में। तो इतिहास वाले मास्टर देख रहे हैं कि उनको दक्षिण के अंदर क्या मिला, दक्षिण के अंदर क्या मिला, एक कब्रिस्तान मिला, ठीक है। अपन साइड में बैठे हैं, उनकी खुदाई कार्य को अपन देख रहे हैं और वो लगातार चल रही है, क्या खुदाई चल रही है, क्या चल रही है, खुदाई चल रही है। और हम दक्षिण में गए, दक्षिण में हमें क्या मिल गया, वहां पे एक कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान मिला, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि उस जमाने के लोग अमर नहीं थे, ठीक है। होते तो अपने साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और मरते हैं तो उन लोगों ने क्या बना रखा है, कब्रिस्तान। तो जब वो वहां पे खुदाई कार्य कर रहे थे दक्षिण के अंदर, तो कब्रिस्तान मिला। और उनको इस कब्रिस्तान से एक बालक की क्या प्राप्त होगी, कि उनको इस कब्रिस्तान से एक बालक की क्या मिल जाती है, खोपड़ी। अब इतिहास वालों ने जमीन के नीचे से खोपड़ी निकाली और उसका वो धुला वुला क्या कर रहा है, साफ कर रहे हैं। और खोपड़ी को चारों तरफ घुमा के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हम भी देख रहे हैं, किसको, अपने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब इतिहास वालों ने थोड़ा सा खोपड़ी को और साफ किया तो वो देख रहे हैं कि उनको खोपड़ी के ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं। और इतिहास वाले गिन रहे हैं कि इस खोपड़ी के ऊपर कितने छेद दिखाई दे रहे हैं। तो इतिहास वाले ढूंढ रहे हैं कि इस खोपड़ी के ऊपर कितने छेद दिखाई दे रहे हैं, 6 छेद दिखाई दे रहे हैं। और हम सब लोग दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खोपड़ी पर छेद किसने किए, ठीक है। तो देखो क्या है कि अपन तो दिमाग अपने को नहीं लगाना कि जब बंदूक होगी तो किसी ने गोलियां मार दी होगी, नहीं, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। और इनके पास कोई भला वाला भी नहीं था, क्योंकि लोहे से क्या है, ये अपरिचित है। और कोई भला वाला उनके पास कोई प्रकार भी नहीं था, जो बचपन में अपन एक दूसरे स्कूल में गोप किया जाते थे, ठीक है। तो और वैसे ही बड़े शांति प्रिय लोग हैं, वैसे क्या बड़े शांति प्रिय, लड़ाई झगड़ा इनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लड़ने के आइटम बने नहीं इनके पास। ये नहीं जानते कि इस जमाने में ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, काली कौन है, दुर्गा कौन, ठीक है। किसी भी भगवान को नहीं जानते। ये इतना अच्छा जमाना है जब शिक्षा नाम की भी कोई चीज नहीं, इनको पढ़ना भी नहीं पड़ा। और ये किसी रुपए पैसे को भी नहीं जानते। लेकिन इतिहास वाले बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि ये छेद क्यों किए। तो इतिहास वाले जब थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं तो इतिहास वाले कहते हैं एक तो ये छेद जो है हमें लगभग किस आकृति के लग रहे हैं, समान आकृति के लग रहे हैं। तो एक चीज तो ये लोग क्लियर कर रहे हैं कि जानबूझकर किए हुए नहीं। अगर जानबूझकर किए हुए होते तो शायद समान आकृति के, मतलब किसी ना किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए बालक की खोपड़ी पर क्या किए गए, छेद किए। और जब इतिहास वालों ने उसका और रिसर्च आगे बढ़ाया तो हक्के बक्के रह गए। और उन्होंने ये आइडिया लगाया कि शायद हो सकता है कि इस जमाने के लोगों ने ये क्या की हो, मस्तिष्क की क्या की हो, शल्य चिकित्सा। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा का मीनिंग समझते हो, दिमाग का ऑपरेशन करना। अपनी भाषा में क्या है, दिमाग का ऑपरेशन करना। आज भी डॉक्टरों के लिए सबसे कठिन काम होगा दिमाग का क्या करना, ऑपरेशन। और उस जमाने में अपने कहाँ के लोग होशियार रहे होंगे, कालीबंगा के लोग। उन्होंने दिमाग का क्या कर डाला, ऑपरेशन कर डाला। और जो ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण, ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण जो है, इसको इतिहास वालों ने इस नाम से लिखा है। और मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण को इतिहास वालों ने क्या लिखा है, हाइड्रोसिफोलिस। क्या लिखा है, और ये हाइड्रोसिफोलिस क्या है, तो कालीबंगा में मस्तिष्क की क्या है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। और ये शब्द सब कुछ क्लियर कर देता है। कौन सा, तुम लोग जानते हो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, पानी या जल। यानी H2O कोई क्या बोलते हो तुम लोग, हाइड्रो। तो शायद उस जमाने में कोई ऐसी बीमारी होगी कि मस्तिष्क के अंदर पानी भरा होगा, जिनको इन छेदों के माध्यम से इन लोगों ने क्या निकाला होगा। और ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण तुम्हें राजस्थान की किस सभ्यता मिले, कालीबंगा में। उस बालक की खोपड़ी पर कितने छेद थे, 6 छेद। और इस मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण को तुम लोग क्या कहोगे, हाइड्रोसिफोलिस कहोगे। तो लिखना शुरू करो, देखें लिखो कालीबंगा से लिखो कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी, जिस पर संख्या में, बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई थी जिस पर संख्या में 6 छिद्र थे, जिस पर संख्या में 6 छिद्र थे, जिस पर संख्या में 6 छिद्र थे, संख्या में 6 छिद्र थे, 6 छिद्र थे। और लिखो ये मस्तिष्क की
6 छिद्र थे, ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। 6 छिद्र थे, ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। ये मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा के प्रमाण है। वह इस प्रक्रिया को हाइड्रोसिफोलिस कहा गया। 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 हाइड्रोसिफोलिस कहा गया। ठीक है, हाइड्रो का मीनिंग चल, शायद मस्तिष्क के अंदर पानी भरा होगा, जिनको इस छेद के माध्यम से क्या निकाला होगा, बाहर निकाला होगा। इसके अलावा इतिहास वाले यूं भी कहते हैं कि ये वो सभ्यता भी है, ये वो सभ्यता भी है जहां से हमें प्राचीनतम जुते हुए खेत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अब जो क्या है कि ये लाइन तो बहुत जनों को ऐसी लगती है जैसे तुम पिछले जन्म में भी तैयारी करते तब से तुम्हारे को आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान की कौन सी सभ्यता में मिला है, कालीबंगा में आता है कि नहीं आता है, आता है ना यार तुम लोगों। लेकिन अपने को यहाँ कुछ बातें और सीखनी, हमें रुकना नहीं कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, हमें दिमाग लगाना। भाई कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो अपन लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। भाई खेत मिले तो सिंपल सी बात है, खेती होती है, यानी क्या होता है, कृषि होता है, वो तुम लोग जानते हो। और कृषि है तो ऑब्वियसली साथ में क्या भी होगा, पशुपालन, क्योंकि इतिहास में खेती से पहले किसका आविष्कार हुआ है, पशुपालन का। और दोनों क्या हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार की कृषि के प्रमाण है, मिश्रित कृषि का प्रमाण है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तुम लोगों ने पहला आइडिया लगाया कि यहाँ पे क्या होती है, दूसरा आइडिया है कि खेती लगाए तो यहाँ पे क्या भी होगा, पशुपालन, और तीसरा आइडिया है कि दोनों अगर होते तो ये किस प्रकार की कृषि के प्रमाण है, मिश्रित कृषि के प्रमाण है। अब और क्या आइडिया लगा सकते हैं भाई, जुते हुए खेत मतलब वो आइटम भी होगा यार क्या, अरे जुते हुए खेत है तो क्या भी होगा, हल है तो क्या भी होगा, अरे हल है तो क्या भी होगा, बेल भी होगा ना। और बेल है तो कौन भी होगी भाई, बेल है तो कौन भी होगी, अरे गाय होगी कि नहीं होगी। अब यूं तो ही नहीं कि बेल पैराशूट लेके नीचे उतरेगा आसमान से, तो सीधी सी बात है गाय भी होगी। अपन गलत में ना सोचे, सारी बातें क्या है मौजूद है, बहुत सारे आइटम मौजूद थे यहाँ पे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी अपन ने पहला आइडिया लिया कि यहाँ पे क्या होती है, खेती होती है। दूसरा आइडिया था कि यहाँ पे खेती होती है तो क्या भी होगा, दोनों अगर साथ में है तो ये क्या है, जुते हुए खेत है तो क्या भी होगा, हल है तो क्या भी होगा, बेल। तो यहाँ पे हल किसका मिला, सिंपल कि हल जो है हमें किसका मिला है, लकड़ी का बना हमें क्या मिला है, हल मिला। कितनी बार एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न आते हैं, लेकिन अपन ऊंची तैयारी करके रखते हैं, अपन बहुत पढ़ाई कर लेते हैं अपन कि कालीबंगा में हल किसका मिला है, तांबे का, कांसे का, लोहे का, लकड़ी का। लकड़ी पे तो अपन सोचते नहीं, छोटी चीज है, तांबा या कांसे का। अपनी तैयारी इतनी बड़ी होती है, तो सिंपल है कि कालीबंगा में हल जो मिला वो किसका मिला है, लकड़ी का। इसके अलावा हल है तो क्या भी होगा, तो यहाँ पे हमें बेल का क्या मिला है, मॉडल या खिलौने जैसा, या उसे तुम लोग क्या कह सकते हो, प्रतिरूप। एक तांबे का छोटा सा हमें बेल का मॉडल मिला। बस यहाँ प्रश्न ये बनता है कि कालीबंगा से जो बेल का मॉडल मिला है वो किस धातु का बना था। तो तुम्हें बताना है कि ये बेल का मॉडल जो कालीबंगा में मिला है वो किस धातु का बना है, तांबे का बना। अब यहाँ से आगे क्या, वो देखो कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, खेती होती है, पशुपालन होता है, हल भी था और बेल भी था। तो हल किसका मिला है, लकड़ी का, बेल जो है किसका बना है, तांबे का बना। अब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले तो इतिहास वाले इन चीजों को और स्टडी करते हैं और वो कहते हैं कि ये वो जगह भी है जहां हमने देखा कि यहाँ शायद एक साथ दो फसलों को एक साथ क्या किया जाता था, बोया जाता था। और दो फसलों को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य भी तुम्हें कहां देखने को मिलेंगे, कालीबंगा। और कालीबंगा में दो फसलों को एक साथ बोया जाता था, कालीबंगा में दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। इसलिए ये राजस्थान की वो सभ्यता भी है जिसका एक नाम और निकल जाता है, और जिसका एक नाम क्या निकल जाता है, बहुधान्य कटक। और ये बहुधान्य कटक राजस्थान की कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा। या कभी कभी बहुधान्य कटक की जगह कोई ऐसा वर्ड देखने को मिलता है, बहुधान्य कटक की जगह क्या देखने को मिलता है, बहुधान्य वादात्मक। तो बहुधान्य कटक बोलो चाहे बहुधान्य वादात्मक, ये किस सभ्यता का अन्य नाम है, कालीबंगा। और इतिहास वाले ये भी कहते हैं कि हमने देखा कि एक साथ दो फसलों को एक साथ बोया जाता है। तो वो कहते हैं कि किसी सीजन में चने के साथ क्या बोते हैं, और किसी सीजन में गेहूं के साथ क्या बोते हैं। तो किसी सीजन में गेहूं के साथ क्या बोते हैं, जो। तो चना प्लस सरसों और गेहूं प्लस जो।
ये जोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, चने के साथ सरसों और गेहूं के साथ जो। और इन चारों फसलों के साक्ष्य हमें राजस्थान की किस सभ्यता से मिला है? कालीबंगा से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ से जो बेल का मॉडल मिला वो किसका था? तांबे का। भाई कितनी बार सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता में है? तो कालीबंगा के अंदर है। ठीक है, तो लिखना शुरू करो। देखें, लिखो कालीबंगा से, लिखो कालीबंगा से, कालीबंगा से जुते हुए खेत के, कालीबंगा से जुते हुए खेत के, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यहां दो फसलों को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यहां दो फसलों को, अर्थात यहां दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। अर्थात यहां दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। अर्थात यहां दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। एक साथ बोया जाता था। इसलिए इस सभ्यता को, दो फसलों को एक साथ बोया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को, इसलिए इस सभ्यता को बहुधान्य कटक, इसलिए इस सभ्यता को बहुधान्य कटक, बहुधान्य कटक या बहुधान्य वादात्मक सभ्यता भी कहते हैं। बहुधान्य कटक या बहुधान्य वादात्मक सभ्यता भी कहते हैं। बहुधान्य कटक या बहुधान्य वादात्मक सभ्यता भी कहते हैं। बहुधान्य कटक या बहुधान्य वादात्मक सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां गेहूं प्लस जो, ये जोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। लिखो यहां गेहूं प्लस जो, यहां गेहूं प्लस जो व चना प्लस सरसों, यहां गेहूं प्लस जो व चना प्लस सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहां गेहूं प्लस जो व चना प्लस सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूं प्लस जो व चना प्लस सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं। खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां कृषि के साथ, यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। अर्थात ये, यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। अर्थात ये मिश्रित कृषि के प्रमाण है। यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। अर्थात ये मिश्रित कृषि के प्रमाण है। यहां कृषि के साथ पशुपालन भी होता था। अर्थात ये मिश्रित कृषि के प्रमाण है। अर्थात ये मिश्रित कृषि के प्रमाण है। नेक्स्ट लिखो, लिखो लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट लिखो, लिखो तांबे के बने, तांबे के बने बेल का मॉडल मिला है। खिलौने जैसा छोटा सा प्रतिरूप है ना। लिखो तांबे के बने बेल का मॉडल मिला है। ये काम का लाइन देखना। लिखो तांबे के बने बेल का मॉडल मिला है। तांबे के बने बेल का मॉडल मिला है। तांबे के बने बेल का मॉडल मिला है। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो यहां ऊंट, लिखो यहां ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। देखो यहां ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं।
यहां ऊंट व कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, लिखा आप लोगों ने। अब यहां से आगे क्या, वो देखो, कल ही हमने पढ़ा है कि हमारी जो कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा। ये कालीबंगा सभ्यता खुद एक बहुत बड़ी सभ्यता का छोटा सा भाग है। किस सभ्यता का? तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो किस बड़ी सभ्यता का छोटा सा भाग है? सिंधु घाटी सभ्यता का। अपन ने कल ही बात की थी, गलती से अपने राजस्थान में आ गए थे, अपन इसको पढ़ रहे नहीं आता, शायद नहीं पढ़ रहे होते आज। तो अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि कालीबंगा सभ्यता का एक बड़ा शहर कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता का एक बड़ा शहर जो है वो कौन सा भी है? मोहनजोदड़ो। जैसे कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा शहर कौन सा भी है? हड़प्पा भी है। कौन सा भी है? लेकिन आज पाकिस्तान में। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हमने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की पहली क्या बोली है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या बोली है, सेकेंड राजधानी। लेकिन एक आदमी क्या कहता है कि मैंने किसको, कि मैंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा था। तो आप बताओगे कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी। ये लाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार कालीबंगा से पेपर में यही पूछी गई कि किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी। तो तुम उस इतिहासकार का नाम बताओगे ऐसा कि उस इतिहासकार का नाम जो है वो क्या है? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा वो इतिहासकार था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। अब यहां से आगे काम की बात और क्या है, वो देखो कि ये वो सभ्यता भी है जहां लिखा जाता है कि यहाँ पे किसका साक्ष्य भी मिला है। और ये भूकंप के प्रमाण तुम्हें राजस्थान की किस सभ्यता में देखने को मिलेगा? तो भूकंप का प्रमाण तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? कालीबंगा के अंदर। अब भूकंप का प्रमाण कालीबंगा के अंदर देखने को मिला है, तो कुछ लोग इतिहासकार आइडिया लगाते हैं कि शायद कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ है। वो लोग क्या आइडिया लगाते हैं कि शायद कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ है? विनाश। और वो लोग कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश इसलिए हुआ है, कालीबंगा सभ्यता का विनाश इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे क्या हुए हैं, क्या हुए हैं? भूगर्भिक परिवर्तन। भूगर्भिक परिवर्तन का मीनिंग है भूमि के अंदर का परिवर्तन। वो असल में क्या था? भूकंप भी जमीन के नीचे से पैदा होना शुरू होता है। तो यानी भूगर्भिक परिवर्तन से कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ होगा? विनाश। तो ऐसा कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं? तो एक इतिहासकार का नाम जो है वो क्या है, और इसके अलावा एक इतिहासकार का नाम जो है वो क्या है? डेल्स। तो राइट्स और डेल्स, राइट्स और डेल्स ऐसे दो इतिहासकार हैं। राइट्स और डेल्स ऐसे दो इतिहासकार थे जिसने कालीबंगा के विनाश का कारण क्या माना है? भूगर्भिक परिवर्तन। और असल में वो भूगर्भिक परिवर्तन क्या है? असल में वो भूगर्भिक परिवर्तन जो है वो क्या है? भूकंप है। लेकिन एक इतिहासकार क्या कहता है कि मैंने शायद कालीबंगा के विनाश का कारण, वो कहता है कि मैंने तो कालीबंगा के विनाश का कारण क्या माना है? वो कहता है कि मैंने तो कालीबंगा के विनाश का कारण क्या माना है? संक्रामक बीमारियां। अब संक्रामक बीमारी का मीनिंग समझते तुम लोग? जैसे कोरोना, नाम सुना कभी ऐसा तुमने? भाई आज के जमाने में मेडिकल साइंस खुद फेल हो गया इस बीमारी को रोकने में। तो उस जमाने में शायद कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी, उन लोगों को आइडिया भी लगा होगा कि हमारी मौत जो है वो इस वजह से हो रही है। तो किस इतिहासकार ने संक्रामक बीमारियों से कालीबंगा के विनाश को बताया? तो उस इतिहासकार का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो उस इतिहासकार का नाम क्या बताना है? कैनेडी। और कैनेडी कहता है कि मैंने कालीबंगा के विनाश का कारण क्या माना है? संक्रामक बीमारियां। भूगर्भिक परिवर्तन किन्होंने माना है? राइट्स और डेल्स ने। और वो भूगर्भिक परिवर्तन क्या है? भूकंप। और कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने कहा? ये लाइन हमारे लिए सबसे खास है, तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने, ये पेपर में आता लाइन ध्यान रखना ना, लिखो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के विनाश का कारण, हाँ तीसरी राजधानी जग रहे हो तुम लोग, लिखो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आंसर लिखना कालीबंगा से, नेक्स्ट आंसर लिखो कालीबंगा से, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। लिखो कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं।
कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए देखो, इतिहासकार राइक्स व डेल्स ने कालीबंगा के विनाश का कारण, इतिहासकार राइक्स व डेल्स ने कालीबंगा के विनाश का कारण भूगर्भिक परिवर्तन माना है। राइक्स व डेल्स ने कालीबंगा के विनाश का कारण भूगर्भिक परिवर्तन माना है। कालीबंगा के विनाश का कारण भूगर्भिक परिवर्तन माना है। भूगर्भिक परिवर्तन माना है। नेक्स्ट लिखो इतिहासकार कैनेडी ने, इतिहासकार कैनेडी ने कालीबंगा के विनाश का कारण, इतिहासकार कैनेडी ने कालीबंगा के विनाश का कारण संक्रामक बीमारियों को माना है। इतिहासकार कैनेडी ने कालीबंगा के विनाश का कारण संक्रामक बीमारियों को माना है। इतिहासकार कैनेडी ने कालीबंगा के विनाश का कारण संक्रामक बीमारियों को माना है। संक्रामक बीमारियों को माना है। संक्रामक बीमारियों को माना है। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि कालीबंगा के बारे में हमें ऐसा भी पढ़ना है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। और कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो कल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और नगरीकरण में सबसे बड़ी विशेषता जल निकासी। कल हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी खैर अपन आगे लिखेंगे, लेकिन दो बात अभी समझ लो कि कालीबंगा का नगर जो है वो कितने भागों में डिवाइड है? दो भागों में। आप ये समझो कि कौन सी दिशा है पूर्व और ये कौन सी दिशा है। तो इतिहास वाले कहते हैं कि हमें पूर्व डायरेक्शन में क्या मिला है, यानी सामान्य जनता इधर निवास करती है। और ये क्षेत्र जो है इतिहास वाले कहते हैं कि हमने इसको क्या लिखा है, नगर टीला। और पश्चिम में थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ क्या मिला है, दुर्ग। तो ये क्षेत्र किस नाम से फेमस है, दुर्ग टीला। और इतिहास वाले मास्टर क्या कहते हैं कि जब हम कालीबंगा के किस क्षेत्र में घूम रहे थे, दुर्ग वाले क्षेत्र में, तो कहते हैं कि हम जब कालीबंगा के अंदर दुर्ग वाले क्षेत्र में घूम रहे थे, तो वो कहते हैं कि हम जब दुर्ग वाले पोर्शन में घूम रहे थे तो वहां हमें कच्ची ईंटों का बना क्या मिला है, कि ये कहते हैं कि हमें वहां कच्ची ईंटों का बना क्या मिला, एक चबूतरा। तो इतिहास वाले मास्टर चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं जो कच्ची ईंटों का बना था, और वो देखते हैं कि हमें चबूतरे पर कुछ दिखाई दे रहा है। और वो कहते हैं कि हमें चबूतरे पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो किस आकृति का है। वो कहते हैं कि इनको चबूतरे पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, आयताकार। अब इनको आयताकार आकृति का क्या दिखाई दे रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि इनको आयताकार आकृति की क्या दिखाई दी, अग्निवेदिकाएं। अब अग्निवेदिकाएं समझ में नहीं आए तो आप क्या कह सकते हो, या हवन कुंड भी समझ में नहीं आए तो अब आप समझ सकते हो कि ये क्या भी कह सकते हैं। तो अग्निवेदिकाएं कहो चाहे हवन कुंड कहो चाहे क्या कहो, यज्ञ वेदिकाएं। अब ये यज्ञ वेदिकाएं या यज्ञ वेदिकाएं कालीबंगा के कौन से वाले पोर्शन में मिली है, दुर्ग वाले क्षेत्र से, यानी कौन से डायरेक्शन में मिली है, पश्चिम के अंदर। और ये जो अग्निवेदिकाएं मिली है वो किस आकृति की है, आयताकार। और किस पे थी, ये ईंटों से बने चबूतरे के ऊपर थी। और यहाँ काम की बात क्या हो, देखो कि अपन भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे अग्निवेदिकाएं मिल रही है, यानी हवन कुंड मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, अब यहाँ से हवन कुंड अगर मिल रहे हैं तो हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, शादी। मतलब कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड है, कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड जरूर है इन लोगों का, कोई ना कोई धार्मिक आस्था जरूर है। इसलिए यहाँ पे अग्निकुंड के क्या मिल गए, हमें साक्ष्य मिल गए। तो यहाँ पे दो बड़ी काम की बातें क्या वो देखो कि एक तो कालीबंगा से जो अग्निवेदिकाएं मिली है उनकी संख्या पेपर वाला पूछता, तो आप बताओगे कि अग्निवेदिकाएं जो है वो कितनी मिली है, 7। ये संख्या पेपर में आती है। और जैसे अपन नहीं पढ़ता कि बालक की खोपड़ी में कितने छेद के तुमने, 6, तो वैसे तुम्हें यहाँ बताना है कि अग्निवेदिकाएं कितनी मिली है, 7। और एक खास चीज हो कि इन्हीं अग्निवेदिकाओं के पास, इतिहास वाले कहते हैं कि इन्हीं अग्निवेदिकाओं के पास उन्हें किसका साक्ष्य भी मिला है, किसके भी साक्ष्य मिले हैं, जले हुए चावल के भी क्या मिले हैं,
साक्ष्य। और अपने को भी आइडिया, जब भी यज्ञ करने बैठते हैं किसका महत्व होता है किसका महत्व होता है? चावल का महत्व होता है। तो जले हुए चावल के साक्ष्य भी, जले हुए चावल के साक्ष्य भी राजस्थान की किस सभ्यता में मिले हैं? तो आप बताओगे कि जले हुए चावल के साक्ष्य भी राजस्थान की किस सभ्यता में मिले हैं? कालीबंगा में। लेकिन यहाँ एक चीज सीखने लायक है कि जले हुए चावल के साक्ष्य जो है, जले हुए चावल के साक्ष्य जो है वो जरूर हमें कालीबंगा में मिले हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य हमें जरूर कालीबंगा में मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में चावल की खेती करने का किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य हो सकता है कि चावल किसी और माध्यम से किसी और जगह से काम पहुंचे हो कालीबंगा। तो कालीबंगा में जला हुआ चावल तो जरूर मिला, लेकिन चावल की खेती करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। और यहाँ पे जो अग्नि वेदिकाएं मिली वो एक तो किस आकृति की है और उनकी संख्या कितनी है? 7। और ये कौन से वाले सेक्शन से मिली है? दुर्ग वाले सेक्शन से। तो लिखो, देखें, देखो कालीबंगा में, देखो कालीबंगा में, कालीबंगा में दुर्ग वाले क्षेत्र से, कालीबंगा में दुर्ग वाले क्षेत्र से कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर, कालीबंगा में दुर्ग वाले क्षेत्र से कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर, कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर, कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर संख्या में 7 देखो संख्या में 7, कच्ची ईंटों से बने चबूतरे पर संख्या में 7 आयताकार आकृति की, संख्या में 7 आयताकार आकृति की, संख्या में 7 आयताकार आकृति की अग्नि वेदिकाएं, संख्या में 7 आयताकार आकृति की अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड, संख्या में 7 आयताकार आकृति की अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड, या हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं मिली है। संख्या में 7 आयताकार आकृति की अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं मिली है। ठीक है, संख्या कितनी थी? 7, पर आकृति कैसी है? अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड या यज्ञ वेदिकाएं मिली है। नेक्स्ट लिखो, देखो इन अग्नि वेदिकाओं के पास, देखो इन अग्नि वेदिकाओं के पास, इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के, इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के, इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं। इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 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 चावल की खेती का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल की खेती का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन चावल की खेती का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन चावल की खेती का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। इन अग्नि वेदिकाओं के पास जले हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल की खेती करने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि ये वो सभ्यता भी है जहां इतिहास वाले लिखते हैं कि इन्हें किसका साक्ष्य भी मिला है, किसका साक्ष्य मिले हैं? तंदूरी चूल्हे। ठीक है, अब तंदूरी चूल्हे जो यहां से मिले हैं वो किस आकृति के थे? तो एक तो तुम लोग बताओगे कि किस आकृति के थे। अब बेलनाकार आकृति की क्या मिल रहे हैं? तंदूरी चूल्हे मिल रहे हैं। तो सिंपल सा अपनी भाषा में चूल्हे मिले तो अपन लोग क्या दिमाग लगाते हैं? रोटी खाते होंगे भाई, गेहूं और जो उग ही रहे हैं तो क्या खाएंगे? रोटी खाएंगे। लेकिन ये तंदूरी चूल्हे बड़े विशेष है। क्यों? क्योंकि ये तंदूरी चूल्हे जो है विश्व में एक बहुत बड़ी सभ्यता की देन है। और ये तंदूरी चूल्हे जो है विश्व में किस बड़ी सभ्यता की देन है? तो आप बताओगे कि ये विश्व में किस बड़ी सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया। बचपन में नाम पढ़ा होगा तुमने किस सभ्यता के बारे में? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और ये तंदूरी चूल्हे जो है सबसे पहले किस सभ्यता में पाए गए थे? तो यहां से एक आइडिया लग रहा है कि तंदूरी चूल्हे यहां से मिल रहे हैं, मतलब कालीबंगा के लोगों का कनेक्शन कहां के लोगों से रहा है? भाई कालीबंगा के लोग कहां के लोग हैं? अरे नगर के लोग हैं ना, सिटी के लोग हैं, शहर के लोग हैं। तो इनके कनेक्शन इंटरनेशनल, इनके कनेक्शन क्या है? इंटर मतलब अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों से भी इनके क्या है? कनेक्शन। जैसे अपन नहीं सोचते हैं कि अपन
जैसे अपन भारत में रहते हैं तो अपन सोचते हैं भारत से बाहर भी लोग रह रहे होंगे, बिल्कुल रह रहे हैं यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह लोग रह रहे हैं। तो वैसे ये लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये भी सोचते होंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा में रह रहे हैं, कि हमारे बाहर से और भी लोग रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल एक सभ्यता विश्व में बहुत बड़ी चली है, कौन सी? और दो बचपन में ऐसी नदियों के नाम आते हैं, एक का नाम क्या है? दजला, और एक नदी का नाम क्या है? फरात। और दजला और फरात नदी के बीच में जो बड़ी मानव सभ्यता चली है उसका नाम क्या है? ये कालीबंगा के समकालीन सभ्यता थी। इधर हमारे कालीबंगा या सिंधु घाटी सभ्यता की लाइफ चल रही है, तो उधर उस क्षेत्र में क्या चल रहा है? मेसोपोटामिया का लाइफ चल रहा है। अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के अकॉर्डिंग किन दो देशों के बीच विस्तारित है? तो किसके बीच में इसका एरिया आता है? ईरान और इराक के बीच में दोनों देश है। अब मेसोपोटामिया एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है। ये जगह पर्टिकुलर तो कौन से देश में आता है? लेकिन इस सभ्यता का भाग जो है वो कौन से देश में ज्यादा पड़ता है? ईरान के अंदर। तो मेसोपोटामिया नाम का जगह जरूर इराक में है, लेकिन इस सभ्यता का क्षेत्र जो है वो कौन से देश में ज्यादा रह गया? तो यहां से आइडिया लग रहा है कि तंदूरी चूल्हे मेसोपोटामिया के मिल रहे हैं। तो कालीबंगा के लोगों का कनेक्शन कहां के लोगों से रहा? मेसोपोटामिया, या फिर कहां के लोगों से रहा? ईरान के लोगों से रहा। इसके अलावा ये वो सभ्यता भी है जहां हमें कुछ बर्तन मिले हैं, उस पर किसके फोटो था? तो ये वो सभ्यता है जहां से हमें गोमुख वाले क्या मिले हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक और हमारे लिए खास कि हाथी दांत का क्या मिला है? कंगा मिला। इसके अलावा ये वो सभ्यता भी है, ये वो सभ्यता भी है जहां से हमें कांसे का बना क्या मिला है? क्या मिला है? दर्पण, फोटो देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमें कांच के क्या भी मिले हैं? तो क्या भी मिले हैं? मनके भी मिले। मनके का मीनिंग समझ तो मोती। मनके का मीनिंग क्या होता है? मोती या पर्ल, तुम उसको कह सकते हो। तो गोमुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंगा, कांसे का बना दर्पण और कांच के मनके, और तंदूरी चूल्हे जो बेलनाकार आकृति के हैं, ये सारी की सारी भी हमारी किस सभ्यता की ही विशेषता है? कालीबंगा की विशेषता है। तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो कालीबंगा से बेलनाकार आकृति के, कालीबंगा से बेलनाकार आकृति के, कालीबंगा से बेलनाकार आकृति के तंदूरी चूल्हे मिले हैं। बेलनाकार आकृति के तंदूरी चूल्हे मिले हैं। बेलनाकार आकृति के तंदूरी चूल्हे मिले हैं। तंदूरी चूल्हे मिले हैं। अर्थात यहां के निवासियों का संबंध, बेलनाकार आकृति के तंदूरी चूल्हे मिले हैं, अर्थात यहां के निवासियों का संबंध मेसोपोटामिया, अर्थात यहां के निवासियों का संबंध मेसोपोटामिया या ईरान से रहा है। 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 नेक्स्ट लिखो कालीबंगा से गोमुख वाले प्याले, कालीबंगा से गोमुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंगा, कालीबंगा से गोमुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण व कांच के मनके मिले हैं। गोमुख वाले प्याले, हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण व कांच के मनके मिले हैं। मनके का नहीं मोती। व कांच के मनके मिले हैं। कांच के मनके मिले हैं। ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या है? क्या है? नगरीकरण। यानी कालीबंगा का नगर जो है वो कितने भागों में डिवाइड है? यानी कालीबंगा का नगर नियोजन जो है वो किस प्रकार का है? द्विस्तरीय। तो आप यूं समझो कि ये कौन सा डायरेक्शन है और ये कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम। तो कालीबंगा के पूर्व वाला क्षेत्र क्या कहलाया?
यानी सामान्य जनता यहाँ निवास करती है, इसलिए पूर्व वाला क्षेत्र क्या है? पश्चिम में थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ, क्या मिला है? दुर्ग। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया? क्या कहलाया? दुर्ग टीला। तो पूर्व का क्षेत्र नगर टीला और पश्चिम का क्या बना? दुर्ग टीला। अब जो क्या है कि डायग्राम से भी लग रहा है कि कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है? नगर वाला क्षेत्र ज्यादा बड़ा। अब ये दोनों भाग जो है, ये दोनों भाग जो है एक पक्की सड़क से अलग होता है, और ये दोनों भाग जिस पक्की सड़क से अलग हो रहे हैं, इस पक्की सड़क को क्या बोलते हैं? इस पक्की सड़क को क्या बोलते हैं? राजपथ। और लगभग राजपथ की चौड़ाई कितनी थी? तो आप बताओगे कि राजपथ की चौड़ाई जो थी वो कितनी थी? 10 मीटर। यानी कालीबंगा जो है नगर दो टुकड़ों में डिवाइड है, यानी द्विस्तरीय नगर नियोजन। पूर्व का क्षेत्र नगर टीला, पश्चिम का क्या है? दुर्ग टीला। कौन सा एरिया ज्यादा बड़ा है? और ये दोनों भाग एक पक्की सड़क से अलग हो रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? राजपथ, जो लगभग कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा। अब यहाँ पे काम की बात क्या, वो देखो कि एक तो यहाँ से तुम्हें कैसी आकृति मिल रही है? दुर्ग। भाई किसकी आकृति मिल रही है? अब तुम्हें कालीबंगा से मान लो दुर्ग मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है? दुर्ग मिला। अब कालीबंगा से अगर तुम्हें दुर्ग मिला है तो तुम लोग क्या क्या आइडिया लगा सकते हो? भाई दुर्ग मिला तो कौन होगा? राजा है। राजा है तो कौन भी होगी? महारानी भी ठीक है। प्रजा होगी यार, क्या भी होगी? रानी तो ठीक है। सेना भी होगी, क्या भी होगी? सेना भी होगी। मंत्री भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, बहुत सारे लोग बन जाएंगे, और प्रशासन भी चलता होगा। बिल्कुल है कि ये दुर्ग मिला है तो मतलब राजा रहता होगा, प्रजा होगी, सेना होगी, उसके अधिकारी होंगे वगैरह, सारी चीजें मौजूद थी। और ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद थी। इन लोगों ने कहीं ना कहीं लिखा जरूर है इस बारे में, लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिख दिया जिसको आज दिन तक हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ एक चीज हमें और ढूंढनी है कि यहाँ से दुर्ग मिला है तो मतलब वो चीज भी होगी, पता क्या होगी? कोई बात नहीं, हाँ तुम सब सही बता रहे हो। दुर्ग मिला है तो दुर्ग के चारों ओर क्या भी होगी? क्या भी होगी? दीवार। ठीक है, कोई बात नहीं। और उस दीवार को तुम लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? परकोटा। और तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि दुर्ग के चारों ओर जो क्या बनाई जाती है? दीवार बनाई जाती है, उसको हम लोग परकोटा कहते हैं। वो दुर्ग के चारों ओर दीवार क्यों बनाते हैं? भाई अपन तो फोटो खींचने में यूज करते हैं, लेकिन वो लोग जो है किसके लिए बनाते हैं? यानी इस परकोटे को या दीवार को तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? रक्षा प्राचीर। तो कालीबंगा की किस सभ्यता में, राजस्थान की किस सभ्यता में रक्षा प्राचीर मिली? तो कौन सी सभ्यता है? अब यहाँ एक चीज देखनी है कि 99% सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो है दो टुकड़ों में डिवाइड है, दुर्ग और एक साइड क्या है? लेकिन एक थोड़ा सा पैटर्न है कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के हर नगर के अंदर किसका प्रमाण मिला है? लेकिन अधिकांश क्या है कि दुर्ग से कोई दीवार शुरू हो रही है, मतलब परकोटा, और दुर्ग से शुरू होकर कहां खत्म हो गया? यानी नगर का क्षेत्र दुर्ग की दीवार से क्या रह गया? बाहर रह गया। अधिकांश शहरों में इसी तरह का पैटर्न था सिंधु घाटी सभ्यता में, और कुछ ही जगह ऐसा पैटर्न था जहां दुर्ग से कोई दीवार शुरू हो रही है, वो दुर्ग से शुरू होके किसको भी कवर कर रही है, और कुछ ही जगह जो है वो इस वाला पैटर्न था, यहाँ दुर्ग की दीवार केवल दुर्ग के ही काम आ रही है, और इस वाले में दुर्ग की दीवार नगर के भी क्या आ रही है? काम आ रही है। और हमें दिमाग के लिए इतना ही लगाना कि कालीबंगा में वो वाला पैटर्न है कि कालीबंगा में ये वाला पैटर्न है। तो कालीबंगा में कौन सा वाला पैटर्न है? ये वाला, जहां दुर्ग की दीवार किसके भी काम आ रही है। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज है कि ऐसी दीवारों की संख्या एक नहीं, ऐसी दीवारों की संख्या क्या मिली है? दो। तो राजस्थान की वो सभ्यता जहां से तुम्हें क्या मिली हो? दोहरी रक्षा प्राचीर। क्या मिली हो? यानी डबल परकोटा अपनी भाषा में, तो दोहरी रक्षा प्राचीर तुम्हें राजस्थान की कौन सी सभ्यता में देखने को मिलेगा? कालीबंगा। और यहाँ पे भी एक चीज ये थी कि नगर जो है वो पूरा का पूरा दुर्ग की दीवार के अंदर ही आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ निचली बस्तियां कालीबंगा में भी थी, और कुछ निचली बस्तियां जो थी वो दुर्ग की दीवार से क्या रह गई? बाहर। जैसे अपन गांव में रहते हैं तो अपन देखते हैं गांव से 1-1.5 किलोमीटर में कुछ लोग तंबू तान के क्या करते हैं? रहते हैं। तो वैसे कुछ यहाँ पे ऐसा ही था कि कुछ निचली बस्तियां जो थी वो दुर्ग की दीवार से क्या रही है? बाहर रही। और ये बारीक बारीक बातें याद रखनी, क्योंकि आजकल एग्जाम में इतना सीधा प्रश्न नहीं आता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में, कौन से जिले में तो ना आता है। तो ना आता कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता मिले, नहीं आता। आजकल तो प्रश्न ये आता है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में 4 कथन लिखे हैं। प्रश्न की लैंग्वेज क्या होती है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कितने कथन लिखे हैं? तुम तो इन कथनों को पढ़कर बताओ कि कालीबंगा के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ। आजकल यहाँ से कंपटीशन शुरू होता है, और पता जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, कौन सा कथन कालीबंगा के बारे में गलत लिखा है, तो एग्जाम के अंदर 4 लंबी लंबी लाइनें भरी हुई आती है। एक तो लाइन पढ़ती माथा दुखता है, क्योंकि वहां पे अपने साथ 2 चीजें होती है, तो चारों लाइनें सही लग रही होती है, चारों गलत लग रही हो। गोला कितना मारना वहां पे। एक तो वहां लिख देगा कि कालीबंगा में पश्चिम दिशा के अंदर नगर का साक्ष्य मिला, लाइन वहीं क्या हो जाएगी? गलत। नगर कहाँ मिल रहा है? और मैं वहां लिख देगा कि कालीबंगा में दुर्ग का क्षेत्र नगर से बड़ा था, लाइन वहीं क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये बारीक बारीक बातें याद रखनी पड़ती। तो लिखो, देखो कालीबंगा में
देखो कालीबंगा में द्विस्तरीय नगर नियोजन मिला, दो टुकड़ों में ना लिखो, कालीबंगा में द्विस्तरीय नगर नियोजन मिला, जहां पूर्व का क्षेत्र नगर टीला, जहां पूर्व का क्षेत्र नगर टीला व पश्चिम का क्षेत्र दुर्ग टीला कहलाया। जहां पूर्व का क्षेत्र नगर टीला व पश्चिम का क्षेत्र दुर्ग टीला कहलाया, जो नगर टीले से छोटा था। जो नगर टीले से छोटा था। नेक्स्ट लिखो ये दोनों भाग, नगर और दुर्ग वाला ना लिखो, ये दोनों भाग एक पक्की सड़क, राजपथ से अलग होते थे। ये दोनों भाग एक पक्की सड़क राजपथ से अलग होते थे। ये दोनों भाग एक पक्की सड़क राजपथ से अलग होते थे, जो लगभग 10 मीटर चौड़ा था। ये दोनों भाग एक पक्की सड़क राजपथ से अलग होते थे, जो लगभग 10 मीटर चौड़ा था। 10 मीटर चौड़ा था। नेक्स्ट लिखो कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है, मतलब डबल परकोटा अपनी भाषा में ना लिखो, कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है, जिससे नगर का क्षेत्र भी घिरा हुआ था। कालीबंगा से दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है, जिससे नगर का क्षेत्र भी घिरा हुआ था। जिससे नगर का क्षेत्र भी घिरा हुआ था। लेकिन कुछ निचली बस्तियां दुर्ग की दीवार से बाहर थी। लेकिन कुछ निचली बस्तियां दुर्ग की दीवार से बाहर थी। लेकिन कुछ निचली बस्तियां दुर्ग की दीवार से बाहर थी। निचली बस्तियां दुर्ग की दीवार से बाहर थी। दुर्ग की दीवार से बाहर थी। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक। अब आगे क्या कि कालीबंगा में हमें बड़ी सिस्टमेटिक क्या मिली है, पक्की सड़कें मिली है, ठीक है। और ये सड़कें जो है वो इस मेथड में बनी हुई है। किस मेथड में? या आप इसे क्या भी कह सकते हो, या ऐसी सड़कें तुम इंग्लैंड में कहां देख सकते हो? ऑक्सफोर्ड शहर में। तो जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति की बने सड़कें कहां की है? कालीबंगा की। और सड़कें इतनी व्यवस्थित है कि एक दूसरे को किस पे क्रॉस करती है, यानी 90 डिग्री एंगल पर क्या करती है? क्रॉस करती है। अब यहां से है क्या, वो देखो कि कालीबंगा में जो मेन सड़क है वो राजपथ है, वो लगभग 10 मीटर चौड़ा है। लेकिन कालीबंगा में बड़ा सिस्टमेटिक नगर है, तो वहां कालीबंगा में क्या बनी है? तो गलियों के अंदर भी क्या बनी हुई है? सड़कें। तो यहां गलियों के अंदर सड़कों का क्या पूछा जाता है? अनुपात।
और जब इतिहास वाले कालीबंगा में गलियों के सड़कों का अनुपात ढूंढते हैं तो वो कहते हैं कि हम, जैसे क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 3, क्या लिखा है 5 और 1 क्या लिखा है 7, ये सारी की सारी कौन सी संख्या है। और जब उधर से रिवर्स आता है तो क्या लिखा 7.2, 5.3.6, 1.8, और उधर से उधर आए तो सारा का सारा आंकड़ा क्या बैठ रहा है सम। और इतिहास वालों ने जब गलियों का मेजरमेंट किया, मापचोक किया, तो इतिहास वाले बड़े हक्के बक्के रह गए कि इतना परफेक्ट मेजरमेंट बैठ रहा है कि एक साइड से जा रहे तो सारी सारी विषम संख्या और उधर से रिवर्स आ रहे तो सारी सारी क्या बैठ रही है। यानी यहां से ये आइडिया लगता है कि भाई ये मापचोक की इकाइयों से भी क्या थे, परिचित थे। कहाँ के निवासी, कालीबंगा के निवासी। कालीबंगा में सड़कों का अनुपात पूछा जाता है और कुछ भी नहीं है, 18 का पाड़ा है। किसका पाड़ा है ये, 18, 36, 54, 72, बीच में डॉट लगा देना तो। और ये सारा का सारा आंकड़ा जो है वो सारा का सारा आंकड़ा किसमें है, मीटर में। यानी किसी गली में 1.8 मीटर की है, किसी में 3.6, किसी में 5.4 और किसी में क्या है 7.2। और कालीबंगा में इस तरह से सड़कें बनी हुई है, ठीक है। ये घर यहाँ बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो अपन ने भी अपने घर बनाया है तो अपन घरों के मुख्य दरवाजे जो है वो कहाँ खोलेंगे, सड़क की ओर खोलेंगे ना। लेकिन यहाँ उल्टा था, ये घरों के मुख्य दरवाजे इन्होंने कभी भी सड़क की ओर नहीं खोले। ये घरों के मुख्य दरवाजे कहाँ खोलते थे, पीछे गली की ओर खोलते। बल्कि ना ट्रैफिक था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई गाड़ी वगैरह आता था, फिर भी उल्टा था कि इन्होंने जो घरों के मेन डोर जो है कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं खोले, पीछे कहाँ की ओर खोले हैं, गली की ओर खोले। तो यहाँ पे पक्की सड़कें मिली है जो ग्रिड जाल या किस पद्धति में बनी है। यहाँ पे ये अनुपात याद रखना क्या है, 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2। तो लिखो, देखे लिखो कालीबंगा में देखो कालीबंगा में पक्की सड़कें मिली है। कालीबंगा में पक्की सड़कें मिली है। कालीबंगा में पक्की सड़कें मिली है जो ऑक्सफोर्ड, कालीबंगा में पक्की सड़कें मिली है जो ऑक्सफोर्ड या ग्रिड, जो ऑक्सफोर्ड या ग्रिड या जाल पद्धति में बनी है। कालीबंगा में पक्की सड़कें मिली है जो ऑक्सफोर्ड, ग्रिड या जाल पद्धति में बनी है, जो ऑक्सफोर्ड, ग्रिड या जाल पद्धति में बनी है, जो ऑक्सफोर्ड, ग्रिड या जाल पद्धति में बनी है, ऑक्सफोर्ड, ग्रिड या जाल पद्धति में बनी है। वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो कालीबंगा में सड़कों का अनुपात, यह आता पेपर में ना, लिखो कालीबंगा में सड़कों का अनुपात लिखो 1.8, 3.6, 1.8, 3.6, 5.4 व 7.2 मीटर में था। 1.8, 3.6, 5.4 व 7.2 मीटर में था। नेक्स्ट लिखो, लास्ट टाइम लिखो, से लिखो कालीबंगा में, लिखो कालीबंगा में घरों के मुख्य दरवाजे, कालीबंगा में घरों के मुख्य दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे। कालीबंगा में घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलकर, कालीबंगा में घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। कालीबंगा में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे। सबने लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है, बाकी बात कल करें।